नालागढ़ में आप सबका स्वागत है। और आज की जो लोकसभा चुनाव की जो किस्सा कुर्सी का डिबेट जो है वो हम नालागढ़ के हेरिटेज पार्क में जो है ये कर रहे हैं कार्यक्रम। और सीधी जो लाइव जो है हमारा इंडियन न्यूज हिमाचल डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो है वो लाइव कार्यक्रम चल रहा है। तो ये जो लोकसभा की चुनाव जो है आपको सबको पता है कि लोकसभा के जो चुनाव अब जो है वो आ चुके हैं और जिसकी डेट जो है वो उसकी घोषणा भी हो चुकी है। और आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं वो अपनी जो है वो रणनीति जो है वो लगातार जो है वो अपना रहे हैं और उनके कार्यकर्ता जो है वो ग्राउंड लेवल पर जो है वो लग गए हैं। और आपको बता दें कि आज की जो डिबेट की जो चर्चा हमने करनी है वो लोकसभा की जो चुनाव है उसी पर जो है हमने डिबेट में जो है हमने चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं कि हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन उनके साथ करवा दूं। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंडलाध्यक्ष हैं मनोहर ठाकुर जी, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और किसान मोर्चा संजीव जी, सौरभ धीमान जी जो मुख्य प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अर्षद जी युवा मोर्चा से हैं, दीपिका जी ये महिला मोर्चा के कार्य सचिव है यहाँ पर महिला मोर्चा की जिला की, इंदु ठाकुर जी जिला अध्यक्ष हैं ये महिला मोर्चा की, और हमारे साथ हैं सविता जी जिला मंत्री हैं ये नालागढ़ मंडल की महिला मोर्चा की। दूसरे हमारे साथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम आपकी जो इंट्रोडक्शन हम करा दें। हमारे साथ हैं हुसैन चंद ठाकुर जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं ये कांग्रेस से, प्रीतपाल पाली जी किसान यूनियन के जो है वो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, अमरिंदर सिंह भिंडर जी पार्षद हैं ये नालागढ़ नगर परिषद से और कांग्रेस के जो हैं वो काफी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ पिंकी राणा जी हैं रोड सेफ्टी क्लब के जो प्रधान हैं यहाँ पर, अखिल गौतम जी हैं जिला सचिव हैं ये कांग्रेस के, उपेंद्र राणा जी आपको बता दें कि ब्लॉक सचिव हैं ये कांग्रेस से, और हमारे साथ जो है ये सोडी जी हैं वो काफी बहुत पुराने कार्यकर्ता आपको बताएं वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं ये कांग्रेस से। तो ये हमारे साथ जो आज पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो हमारे साथ बीच है डिबेट में जो है वो आज भाग ले रहे हैं। हम सब इंडियन न्यूज की तरफ से इनका सबका स्वागत करते हैं। और आज जो है वो जो डिबेट है लोकसभा पर जो ये जो चर्चा करनी है उसकी हम जो है शुरुआत करते हैं। शुरुआत जो है हम भारतीय जनता पार्टी से ही हम जो है शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि केंद्र में जो है पिछले 10 सालों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं जो है जिम्मेवारी और जवाब देने की जो जिम्मेवारी होती है वो भारतीय जनता पार्टी की होती है। तो हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो मंडलाध्यक्ष हैं यहाँ पर मनोहर ठाकुर जी, उन्हीं से हम जो है पहले शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार, पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहला जो सवाल है आपका कि लोकसभा में अभी जो लोकसभा के चुनाव जो है जैसे शुरू हो गए हैं और तारीख भी जो है वो शुरू हो चुकी है, तो आप ये बताइए कि किस मुद्दे को लेकर, कौन से ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो है आप लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से जो है वो बातचीत करेंगे कि आपकी भारतीय जनता पार्टी को जो है वो वोट डाले। तो सबसे पहले आपके क्या बड़ा मुद्दा है वो आपके ध्यान में है? जी सबसे पहले तो धन्यवाद इंडिया न्यूज़ का। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, मुद्दे और बोलने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही हैं। बाकी जो पार्टियाँ हैं जिन्होंने देश पे राज किया है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भाषण दिए हैं, जो धरातल पर कार्य किया है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। पिछले 10 सालों से आप देख लीजिए, अगर आप बात करें क्योंकि आगामी लोकसभा जो चुनाव अभी होने वाला है उससे पूर्व मैं पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा कि जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है देश की,
और बागडोर संभाली है, तब से लेकर देश में ऐसे ऐतिहासिक कार्य जो हैं, जो चिर लंबित पड़े थे, ऐसे मुद्दे जो आज तक सिर्फ और सिर्फ देश के सीने पे मजदूर की तरह रखते थे, उन सबको यानी कि किसी ने दूर किया है तो हमारी सरकार है। और जो अंत्योदय, हमने एक नारा दिया था कि अंत में बैठे हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ना है, तभी देश का विकास होगा। आप देख रहे होंगे कि आज जो है अंत में बैठा हुआ व्यक्ति भी विकास की दिशा में दौड़ रहा है और आगे भी जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है। मुद्दे की बात कीजिए सर, ये आप मुद्दा बताइए कि आप कौन सा मुद्दा लेकर जो है वोटर पर जाएंगे। अजय जी, मैं वही बता रहा था कि हमारा एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो हम सबको साथ लेकर भारत को उन्नत राष्ट्र की ओर ले जाने वाले हैं। विकास आपका मुद्दा रहेगा। चलिए हम उनसे बात करते हैं। इनका मुद्दा रहेगा विकास। आप बताइए कि आपके जो है, आपकी जो पार्टी है, अभी इस वक्त लोकसभा चुनाव चलेगी, आपका कौन सा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर आप जो है वोटरों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे? देखो, मैं विकास के मुद्दे को बिल्कुल नहीं मानता उनके को, क्योंकि इनका नहीं, इनकी बात हम बाद में करेंगे। आप कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे? हमारा जो मुद्दा है वो मेन करप्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, और खास करके हिमाचल के आपदा के दिनों में जब हिमाचल को जरूरत पड़ी केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, तो ये कहीं भी नजर नहीं आई। लोग इनसे सवाल करेंगे आने वाले इलेक्शन में, और मैं बताता हूँ इस बार हिमाचल में जो बड़े चुकाने वाले नतीजे हैं जो वो आएंगे। मेन मुद्दा करप्शन का और इसका रहेगा। मतलब आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पिछले 10 साल में जो है वो करप्शन में क्या बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल, इनका करप्शन का एक नया तरीका था इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड का, और जो बड़ी पार्टी है वहां पर इन्होंने ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल किया, और जिसको काम देना था उसके पास, जिसके भी ऊपर भी रेड पड़ी, उसको पहले टटोला गया कि इसके पास कितने का माल है। अगर वो माल उसके खाते में आ गया तो सारी ईडी और सारे मुद्दे खत्म, सारी जांच इंक्वायरी खत्म। तो ये इससे बड़ा कोई स्कैंडल ही नहीं हो सकता। संजीव जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल पे ये चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। क्या लगता है आपको 6,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ से आएगा? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो एसबीआई ने जो डाटा दिया है उसमें है, उसमें से 6,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को है और 14,000 करोड़ जो है वो इंडी अलायंस के पास है, वो इन्हीं की इंडी अलायंस है। तो ये तो आज तो ये ऑनलाइन हो गया, सबको पता है कि कौन बंदा पार्टी को चंदा दे रहा है, फंड दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। आज से पहले तो गुप्त ही चलता था, अंडर दी टेबल ही चलता था, ना खाता ना बही, हिसाब किताब सही वही चलता था। अब रिकॉर्ड में आ रहा है तो सबका आएगा, सबका खुलेगा। और जो 14,000 करोड़ रुपए इंडी लाइंस के पास गया है वो उसका जवाब देंगे। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा मिला है, उसका रिकॉर्ड सबके सामने है। ये इन्होंने सबसे बड़ा वो एक आरोप भी लगाया कि जो मतलब ईडी जो है, ईडी का और सीबीआई का जो है वो प्रेशर देके जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए जाते थे। क्या कहना चाहिए? ये देखो जी, ये ईडी और अपना काम कर रही है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। इनके टाइम में सीबीआई को तोता पिंजरे का कहा जाता था, आपको भी पता है। लेकिन यह है कि जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, भ्रष्टाचारियों का काला धन निकल रहा है। इनके एमपी के यहाँ से 400 करोड़ रुपए कैश निकल रहा है। तो ईडी तो चिल्लाएंगे, ये इनके पास और कुछ है नहीं है। लेकिन जहां तक मोदी जी की बात है, मोदी जी इस देश में विकास की धारा को प्रवाह कर रहे हैं और अगली बार आने वाले समय में 24 में फिर से एक बार मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री। चलिए, एक बड़ा सवाल जो है ईडी से निकलता है कि इनके पास नरेंद्र मोदी एक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास। आपके पास कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है जो लगता है कि वो चुनाव जिता सकता है? सर, बात ऐसी है कि ये लास्ट डिबेट में भी इन्होंने कहा था कि हमारे पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी। अरे, इनके पास सिर्फ एक ही चेहरा है, हमारे पास ऑप्शन है, इनके पास ऑप्शन ही खत्म है। बट फिर भी हम श्री राहुल गांधी जी को जो है अपना नेता मानते हैं और मानते हैं कि वो एक पढ़े लिखे सूझवान नेता है और उनके पास कोई फर्जी डिग्री नहीं है, जितनी भी डिग्री है वो ओरिजिनल है। क्या लगता है कि राहुल गांधी चुनाव जिता सकते हैं? बिल्कुल। एक्चुअली इनके पास जो मुद्दे हैं, अभी ये बोल रहे थे कि जी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सबके सामने कर दिया, इन्होंने थोड़ा नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है वो, ठीक है ना जी। अगर ये चीज क्लियर ना, सुप्रीम कोर्ट इसके आदेश ना देता तो इन्होंने तो खत्म कर दिया था उस मुद्दे को। और आप देखिए कि एक कंपनी जिसका 200 करोड़ का टोटल वैल्यू है वो 500 करोड़ बीजेपी को चंदा दे रही है। इन्होंने बोला कि भाई 6,000 करोड़ हमें मिला,
बाकी इंडिया, अरे बाकी कंपनीज भी तो, सॉरी पार्टीज भी तो देखो कितनी हैं। उसमें सेकंड नंबर पे टीएमसी है, मान लिया उसको 1000 करोड़ मिला। थर्ड नंबर पे कांग्रेस है, उसको भी 1000 करोड़। चलिए एक मैं आपसे आपके पास दोबारा आता हूँ। अगर मान लीजिए कोई पार्टी जो है वो चंदा देती है या कोई कंपनी जो चंदा दे रही है, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि उस चंदे के एवज में जो है वो सरकार जो है उसको कोई बेनिफिट भी दे रही है? जी आपसे सवाल। देखिए, जब कहीं भी कोई कार्य इस तरह से चलता है और ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये मामला रहा है, तो इसमें जितना भी कंपनीज अगर किसी को चंदा देती है तो ये उनका जो मैटर रहता है, ये जब ये सारी चीजें सामने आ गई है तो उसी को देख के सारा कार्य आगे। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मैं 200 करोड़ रुपए चंदा देता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि भी मैं मेरे से 200 करोड़? देखिए, जैसा आपने शुरू में ही हमसे बात की कि हमारा मुद्दा क्या रहेगा, हमारे मंडलाध्यक्ष जी ने बोला हमारा मुद्दा विकास रहेगा। इनकी तरफ से हमारा मुद्दा करप्शन रहेगा। क्यों? हम विकास कर रहे हैं, ये लोग करप्शन करते हैं। हम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात कराते हैं। देश जानता है कि आज से पहले नोटों की गड्डियां भर के जाया करती थी पार्टियों के कार्यालयों में। हमारी सरकार ने एक व्यवस्था बनाई। देखिए, हमारी पार्टी जो है वो ऐसी पार्टी नहीं है जो एजेंसियों पर सवाल उठाए। हमने कभी सुप्रीम कोर्ट नियम बनाया कि जिसे भी 1 नंबर की अपनी कमाई से 1 नंबर के पैसे से थ्रू चेक और थ्रू नेफ्ट आरटीजीएस पैसा देना है, वो जाके बैंक से बॉन्ड परचेज कर सकता है अपने 1 नंबर की कमाई से। मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जवाब देना चाहेंगे आप? मेरे भाई ने कहा कि इन्होंने जो है चंदा लीगल कर दिया। आपके कहने का यही मतलब? ये चंदा नहीं जी, ब्राइब लीगल हुई है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा मैं। अभी सर आप बोलते हो, मैं चुप रहता हूँ, अब सुनने की क्षमता रखिए प्लीज। तो अभी इन्होंने क्या बोला कि ये जो है बंदे का पता नहीं चलेगा अभी किसको पैसे दिए, बिल्कुल सही, नहीं पता चलेगा। बट उसमें एक एग्जांपल मेरी ये रहेगी कि एसबीआई सरकार में इस टाइम है नरेंद्र मोदी जी। मान लीजिए आपने 100 रुपये दिए बीजेपी को, ठीक है, वो किसी को पता नहीं चला, बट एसबीआई और नरेंद्र मोदी जी को पता चलेगा अजय रतन मेरा बंदा है यार, मेरे को पैसे दे गया। मैंने पैसे दे दिए 50 रुपए कांग्रेस को, ठीक है ना, वो भी नरेंद्र मोदी जी को पता चला कि पाली ने 50 कांग्रेस को दिए। कहाँ है भाई सीबीआई? भेजो जरा पाली के पास, क्यों दे रहे हैं इसको फंडिंग? और दूसरी बात, अगर आपने फंडिंग लेनी है तो भाई चोरी चुप्पे क्यों ले रहे हो चंदा? आप सार्वजनिक करो उसको। मैं तो बोलता हूँ पीएम केयर फंड भी सार्वजनिक होना चाहिए। हमारे देश की जनता ने पैसा दिया है, पता लगना चाहिए देश की जनता को कौन कितना बड़ा दानी है, कौन पैसा दे रहा है, और पैसे का यूटिलाइजेशन। 2 साल मतलब 10 साल हो गए, 2 करोड़ लोगों को जो है वो रोजगार देने की बात की गई। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे लेता हूँ सवाल, 2 करोड़ लोगों को जो है वो रोजगार मिला? कि देखिए, जो हमने वादे किए थे हमने पूरी तरह पूर्ण भी किए हैं। अगर मैं बात करूं 2 करोड़ रोजगार की, तो रोजगार हम लोग ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया, उन्होंने नारा दिया कि जो पहले होता था कि दूसरे देशों से आयात होता था और यहाँ पे जो है इतना रोजगार नहीं था, यानी कि स्टार्टअप नहीं थे। आज आप देख रहे होंगे कि स्टार्टअप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना वो किया है, इनकरेज किया है कि आज 150 से ज्यादा यूनिकॉर्न देश में है। और अगर ये पॉसिबल हुआ है तो रोजगार की तरफ से, और यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन कंपनी, और $1 बिलियन कंपनी में थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क करते हैं, तो वो रोजगार नहीं है तो और क्या है। 2 करोड़ की बात की थी, आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत तक जो है उन्होंने रोजगार दिया? जी, उससे ज्यादा ही हम लोग। मैं नालागढ़ में ट्रक यूनियन की बात करता हूँ। हमारे यहाँ पर 2006 में नालागढ़ यूनियन में बैन खुला ट्रक यूनियन का। उससे पहले नालागढ़ यूनियन में 25 था। 2 चक्कर लगा, जिसके नहीं लगते थे वो अपने आप को ऐसा सोचता कि यार मैंने काम कम किया इस बार। 2016 के बाद बैन लग गया, और आज की तारीख में ये है कि 1 चक्कर ट्रक का अगर कलकत्ते का या बम्बे का लग जाए कि लोग शुक्र मनाते हैं कि भगवान तेरा थैंक यू, धन्यवाद, हमारा 1 चक्कर लग गया। रोजगार की बात कर रहे हैं, मैंने नहीं रोजगार। ये बताइए, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा दिए हैं, आपका तथ्य क्या बोलता है? जी, मेरा तथ्य यही है कि रोजगार तो छीन गया लोगों का जी। और रही बात, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि इस टाइम में ट्रक बढ़ गए, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो वर्किंग ट्रक हमारे नालागढ़ में 8,978 ट्रक, यानी लगभग 9,000 से 20-22 ट्रक
कम है। और इन पिछले 9 सालों में जो ट्रक डले हैं वो सिर्फ 800 ट्रक डले हैं। ये आप ट्रक यूनियन से जाके, मैं नालागढ़ के वासी हूँ, यहाँ की बात करूंगा, यहाँ सारे ऑल ओवर इंडिया को ट्रक जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया की इकोनॉमी है जो उसका पता हमारे नालागढ़ यूनियन से पता चलता है। तो कहाँ रोजगार बढ़ा? रोजगार तो खत्म हो गया। महंगाई इस हद तक बढ़ गई कि पूछो मत आप। जो डीजल पेट्रोल जब 2019 में 2013 में जो बैरल था 110 रुपए लीटर पहुंच गया था, ठीक है जी, पर बैरल जो था। उस टाइम एक बार तेल का रेट थोड़ा बढ़ा था 60 रुपया, और ये हमारी सिलेंडर का दाम बढ़ा था। लेकिन उस टाइम भी जो सिलेंडर का मिलता था सब्सिडी काट के 450 में मिलता था, ठीक है जी। और उस टाइम और आज के टाइम में अगर कंपेयर करो 80 रुपए बैरल के हिसाब से रेट है। और आज डीजल पेट्रोल का क्या रेट है? 90 रुपए, 100 रुपए को टच करने वाला है। अभी लॉलीपॉप थोड़ा दिया इन्होंने कि 2 रुपए कम कर दिया। तो हर चीज महंगाई, बेरोजगारी। अगर रोजगार मिला है किसी को तो सिर्फ इतना मिला है कि एक बीजेपी के जो IT सेल है उनमें कुछ लोगों को नौकरियां मिली हैं, उनको मिला है कि इसे फॉरवर्ड। चलिए, मैं बात आपकी समझ गया। जवाब मैं चाहूंगा जवाब। देखिए, आपने एक प्रश्न पूछा था कि रोजगार जो हमने आंकड़ा दिया है कि वो फॉर्चुनेट नहीं है, लेकिन भाई साहब ने बात की ट्रकों की। ठीक है, यहाँ पे सारे ही ट्रांसपोर्टर हैं, हम भी ट्रांसपोर्टर हैं, हमें पता है यूनियन में काम कितना है। जिसने काम करना है उसके तो 2 चक्कर आज भी लगते हैं जी। अब भूखे को पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, वो कहते हैं 4 रोटियां। ये तो वही बात हुई कि ये वहीं तक सीमित है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रकों का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ट्रकों का बिजनेस, सारे जो ट्रकों का काम कर रहे हैं सब अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं। नालागढ़ ट्रक यूनियन बढ़ोतरी की ओर है, सबके नंबर आ रहे हैं, सबको काम मिल रहा है। यहाँ पे मालिक तो मालिक, यहाँ पे जो ड्राइवर हैं ट्रकों के वो भी अच्छे कमा रहे हैं पैसे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रोजगार खत्म हो गया। दूसरी बात रही ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रोजगार दिए हैं वो सीधा ये नहीं है कि नौकरियां सरकारी ही रोजगार होती हैं। जो स्टार्टअप्स जो बने हैं नए, वो खुद भी कमा रहे हैं, आगे नौकरियां भी दे रहे हैं लोगों को, वो भी तो रोजगार में काउंट होंगी ना। अब मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना चलाई है, तो 18 किस्म के लोग जो अपने हाथ से काम करते हैं, उसमें कुम्हार भी है, बढ़ई भी है, उसमें टेलर मास्टर भी है, उन सभी को 15-15 हजार की टूल किट फ्री में दी है। और 3 लाख रुपए तक का लोन जो है वो 5% ब्याज पे भारत सरकार दे रही है। तो वो भी तो रोजगार है ना। गरीब को बढ़ाने की अगर किसी ने सोची है तो वो तो नरेंद्र मोदी ने सोची है। आज तक किसी ने गरीबी हटाओ के नारे लगाए और तो कुछ नहीं किया। एक सवाल मैं आपसे लेता हूँ सौरभ जी, ये बताइए कि आर्मी में जो है वो अब कर दिया कि 4 साल तक जो है उसकी जॉब रहेगी। आपको क्या लगता है ये जो सरकार का निर्णय था वो सही था या गलत था? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि 4 साल तक जॉब रहेगी। हमने आर्मी की रिक्रूटमेंट को 4 गुना बढ़ाया ताकि हमारी जो फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़े। उनमें से 25% जो हैं वो आर्मी में सस्टेन करेंगे, जो बाकी बचते हैं वो आकर पहले की तरह सरकारी नौकरियों के लिए एलिजिबल होंगे। इससे हमारे देश की सुरक्षा बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस को इस बात से भी समस्या है कि अगर देश सुदृढ़ हो रहा है, देश की सेनाएं सुदृढ़ हो रही हैं, तो कांग्रेस को इससे भी समस्या है। हमारे अगर सेनाओं में युवाओं की भर्ती अधिक से अधिक होगी तो आप और मैं, हम सब जानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा प्रणाली कितनी मजबूत होगी, और उसी दिशा में भारत काम कर रहा है। आज हमारा सूचना तंत्र, हमारा सुरक्षा तंत्र कितना मजबूत है ये हम जानते हैं। नहीं तो आए दिन हम कांग्रेस के समय में देखा करते थे, आज फलानी जगह बम ब्लास्ट हुआ, आज धमकानी जगह बम ब्लास्ट हुआ। यहाँ तक कि इतना शर्मनाक कि 2012 में, 2008 में जब दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहे थे, कांग्रेस के नेता वहां पर हमला खत्म नहीं हुआ और वहां पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी कि ये तो हिंदू आतंकवाद है। जबकि बाद में सच्चाई पता चली कि हाथ में कलावा बांधे वहां से पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे। तो सुरक्षा इनका मुद्दा कभी भी नहीं रहा है। आज अगर देश सुरक्षित है, आज हम जानते हैं कि आज अगर भारत पर भी कोई आक्रमण करने की सोच भी रखता है तो उसे किस तरह की आंखें दिखाई जाती हैं। तो हमने ये कदम जो उठाए और भारत की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाए, और इससे देश को यकीनन फायदा हो रहा है। मजबूत आप कह रहे हैं, मजबूत हुआ, किस तरह से मजबूत हुआ? 4 साल की आप जॉब दे रहे हैं युवाओं को। मान लीजिए 4 साल कोई बंदा नौकरी करता है, 1 साल की उसकी ट्रेनिंग में निकल गया, तो क्या लगता है कि 4 साल की जॉब को देख के वो अपने जान जो है वो अपने देश के लिए दे सकता है? ऐसी देशभक्ति क्या सिर्फ 4 साल में आ सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मानता हूँ ये सवाल ही गलत है कि हम नौकरी के लिए देश के लिए जान देते हैं। जो देश के लिए जान देने वाले वीर हैं, वो देश के लिए उनका जो भाव है, आत्मसमर्पण का भाव है, उसके चलते इसलिए हम बोलते हैं वीर गति को प्राप्त होना। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि नौकरी के लिए कोई जान देता है, पैसे के लिए कोई जान देता है। यहाँ पर बात है देश प्रेम की। और अगर
4 गुना रिक्रूटमेंट हमारी बढ़ रही है। उनमें से 25% फिर भी आर्मी में सस्टेन करेंगे। 75% जो बचते हैं उन्हें भी विभिन्न संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में नौकरियां मिलेंगी जैसे पहले भी मिलती थी। लेकिन हमारे कैडर में अगर युवाओं की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो ये देश के लिए अच्छा ही है। हर 3 साल बाद नया टैलेंट आएगा। और मैं आपसे पूछता हूँ, ये कह रहे हैं कि नौकरी जो है आपसे बात करेंगे उसके आर्मी की, क्योंकि आप शायद आर्मी से संबंध रखते हैं। ये बताइए कि इन्होंने कहा कि पैसे के लिए काम नहीं करते, देशभक्ति के लिए। अगर देशभक्ति के लिए करते हैं तो क्या देशभक्ति के लिए सिर्फ बेरोजगार युवा ही जिम्मेवार है? नेताओं के जो खुद के बच्चे हैं वो क्यों नहीं देशभक्ति दिखाते? आपसे सवाल है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो अग्निवीर वाला इन्होंने चलाया, मैंने देखा बहुत बच्चों की अभी वहां पर मौतें हुई और उनको कोई भी किसी भी तरह के इंसेंटिव नहीं मिले जो पंजाब के आए हैं, जो मिलने चाहिए थे। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अग्निवीर वाला, ये अग्निवीर आर्मी में नहीं है, पूरे जितनी भी भर्तियां होंगी सभी को अग्निवीर बनाएंगे। अभी देख लेना आने वाला वक्त। ये रोजगार की बात कर रहे थे ना, सबसे ज्यादा रोजगार किसमें मिलते हैं? रेलवे में, एयरपोर्ट में। ये सारी जितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां थी हमारी रोजगार देने वाली, वो सारी तो इन्होंने प्राइवेट उसको सौंप दी। उसका मतलब फंडिंग था, भेज दी उनसे, पहले ही उनके अकाउंट में पैसे डलवा लिए। अगर आपको 20,000 करोड़ का काम दिया जा रहा है तो 500 करोड़ इधर डाल दो भाई, उसको काम दिया जा रहा है। देश में मेरे ख्याल के 5-7 ऐसी पार्टियां हैं जिनको पूरे देश का काम है जो सौंपा गया है। तो अभी ये जो अग्निवीर वाली आपने बात की, मैं इससे बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये देश हित में नहीं है, क्योंकि एक फौजी जो जाके अपनी पूरी वो करके अपनी जान पे खेल के देश की रक्षा करता है, उसको फुल टाइम जो उसको जैसे पहले मिलता था वो मिलना चाहिए सारे सुविधाएं। आप कांग्रेस, एक मिनट, मैं एक सवाल मैं आपके बिल्कुल उसी से लूंगा, मुद्दे से ही लूंगा। कांग्रेस की जब पहले ये प्रदेश सरकार की बात करता हूँ, प्रदेश सरकार की जब कांग्रेस के पिछली बार इलेक्शन हुए थे, एक सबको पता है कि 1500 रुपए के जो है फॉर्म भराए गए थे कि 1500 रुपए जो है हर महिला को दिए जाएंगे। अब लोकसभा के चुनाव हुए हैं, अब फिर 1500 रुपए के फॉर्म भराए जा रहे हैं। ये क्या मतलब आप सिर्फ चुनाव के समय ही ये 1500 के फॉर्म भराते हैं? ये बड़ा सवाल है आपके लिए। ऐसा है अजय रतन जी, आपने बोला कि चुनाव के समय 1500 के फॉर्म भराए गए थे। ठीक है, वो एक वायदा था, उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं थी। बट अब उसकी नोटिफिकेशन हो गई है और वो फॉर्म भर के जो भी एलिजिबल पात्र होंगे वो उसको मिलेंगे। तो चुनाव आयोग ने बंद कर दिया उसका फॉर्म। चलो ठीक है, चुनाव निपट जाएंगे उसके बाद हो जाएगा, ये तो होना ही है, इसमें आप निश्चिंत रहिए। और दूसरी बात, आपने मेरा अग्निवीर पे आ रहा था, मैं पहले मैं बता देता हूँ। मेरे छोटे भाई ने बोला कि पहले जितनी भर्ती होती थी उससे 4 गुना होगी। मैं छोटे भाई को बताना चाहता हूँ, पहले भी हर साल 60,000 भर्ती होती थी, आज भी 60,000 हो रही है। तो उस हिसाब से 2,40,000 की भर्ती होनी चाहिए। अगर पहले 60, आज भी 60,000 की हो रही है। उन्होंने खुद माना कि 25% जो है वो रख लेंगे, 75% को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पे भी इनकी जानकारी गलत है। जो 4 साल बाद आएंगे उनको कोई सरकारी नौकरी में कोटा नहीं है, ना कोई पेंशन का प्रावधान है। और जो 25% रह गए तो वो तादाद बढ़ी नहीं, 75% कम हुई है। आप इस पॉलिसी को ध्यान से पढ़िए, आदरणीय मोदी जी की पॉलिसी है, हवा में बातें मत कीजिए। चलिए एक सवाल मैं संजीव जी आपसे, एक सवाल ये है कि अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, आते ही उन्होंने ओपीएस जो है वो लागू कर दी। क्या आपको नहीं लगता कि अगर जयराम ठाकुर जो है वो पहले ओपीएस का मुद्दा जो है वो उसको कर देते तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रदेश में भी सरकार होगी? जी ऐसा है जी, जहां तक ओपीएस का सवाल है, ओपीएस खाली घोषणा कर देने से कर्मचारी के खाते में पैसे नहीं आ जाते, जिस दिन आएंगे उस दिन की बात है। अभी मेरे भाई ने बोला कि 1500 का तो वादा था, नोटिफिकेशन नहीं की। तो झूठे वादे करना कांग्रेस की आदत है। ये आज तक इन्होंने वादे ही किए, कोई वादा पूरा तो नहीं किया। जब विधानसभा चुनाव था तो 1500 के फार्म भरवाए, उसके बाद 14 महीने सरकार चली, कोई 1500 की बात नहीं हुई। अब लोकसभा चुनाव आ गया, अब फिर इनके फार्म भरने शुरू कर दिए लोगों के। जब लोकसभा चुनाव में चारों सीटें ये हार जाएंगे, फिर कहेंगे अगर जीतते तो नोटिफिकेशन करते हो, हमने फिर बंद कर दी। तो बात ये है कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये चुनावी वादे झूठे करते हैं और झूठ के सिर पर जो पार्टी चलती है, जनता उनको
समझ चुके हैं, उनको नकार दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जहां तक लोकसभा की बात है, 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। चलिए सवाल हम ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ ये भाई साहब खड़े हैं, मैं सवाल इनसे लेता हूँ। आपने देखा होगा कि जो बीजेपी की सरकार है, नोटबंदी करी गई थी। आपको क्या लगता है, नोटबंदी करना सही निर्णय था कि नहीं? ऐसा है, जो नोटबंदी की थी ना, उसके लिए इन्होंने पहले प्लानिंग बना रखी थी। अपने जो इनके सारे बंदे थे, अपने पार्टी के जो बड़े मेन बंदे थे, उनके लिए पूरा सिस्टम बढ़ा दिया था। उन्होंने जो अपना काम करना था कर लिया। वो एकदम नोटबंदी कर ली, जिससे पूरी राजनीतिक उथल पुथल हुई। मेन स्टेटों में, यूपी में, बंगाल में, ऐसी स्टेटों में वो पहले प्री प्लानिंग में नोटबंदी की, जिससे आम जो बिजनेस है, आम बंदा जो पिसा लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ा। जहाँ बुजुर्ग कितनी वहाँ मौतें हुई, बहुत गलत था वो सिस्टम। तो आपको क्या लगता है कि इस लोकसभा में नोटबंदी का जो मुद्दा है, वो कांग्रेस सरकार जो है, क्या इसको मुद्दा बनाएगी? सर, नोटबंदी और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये हिंदुस्तान की आजादी के बाद के 2 सबसे बड़े घपले हैं, घोटाले हैं। नोटबंदी में जितना पैसा था, इनका था बोलना था कि इतना 2000 के नोट है, वो सारे का सारा वैसे ही रहा, कोई दिक्कत नहीं पड़ी। और सारे देश को लाइनों में लगा दिया इन्होंने, सारे देश को बर्बादी की ओर धकेल दिया, सारे देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी। और अपने उस गलत फैसले को सत्य करने के लिए मोदी जी ने अपनी बेचारी बुजुर्ग माता जी को भी लाइन में लगाया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नहीं, ये मेरा फैसला सही है, ठीक है जी। और उसके बाद ये नया स्कैंडल आ गया अभी, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला। इन्होंने पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है हब पावर, उससे भी जब पुलवामा का कांड हुआ, उसके 2 महीने बाद उससे इन्होंने करोड़ों में चंदा लिया। शायद यही कारण रहा कि आज तक ये पता नहीं चला कि पुलवामा में विस्फोट आया तो आया कहां से, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने ये अपना कोरोना काल में, सर नोटबंदी की बात चल रही है, मुद्दे पर बढ़ के मतलब आप इस बार जो है